आदाब नमस्कार, मैं हूं जुनेद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा था और सुल्तानगंज में कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी कांवड़िया बोल बम का जय जयकारा लगा रहे थे और सुल्तानगंज से जल लेकर बैजनाथ धाम की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, उन्हीं कांवड़ियों में से एक लड़की थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत, सुशील, संस्कारी थी और उसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। दोस्तों, वो एक तलाकशुदा महिला थी और वहाँ पर एक छोटा सा शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा कर रही थी। बुजुर्ग लोगों को चाय पिला रही थी, किसी को खिचड़ी खिला रही थी तो किसी को पानी पिला रही थी। दोस्तों, उन्हीं कांवड़ियों के बीच में से एक करोड़पति लड़का था जो पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहा था और सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैजनाथ धाम की ओर जा रहा था। जब ये लड़का रास्ते में लड़की को सेवा शिविर लगाता हुआ देखता है तो उसके शिविर के अंदर जाता है और फिर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको सुनकर आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो लड़की निस्वार्थ भाव के साथ कांवड़ियों की सेवा कर रही थी, बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रही थी, आखिर उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई लड़का उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये पूरी कहानी की। तो दोस्तों, बिहार के झारखंड के एक छोटे से गांव का ये घटना है। उसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम नैन्सी है और उसकी माँ का नाम चंद्रावती देवी है। दोस्तों, चंद्रावती जी की उम्र 70 साल हो चुकी थी, लेकिन जब नैन्सी की शादी होती है तो नैन्सी बहुत खुश होकर अपने ससुराल चली जाती है। तो उसके ससुराल वाले अक्सर ताना मारते थे और कहते थे कि तुम जहेज लेकर नहीं आई हो, तुम्हारे माँ ने कोई नगद रुपया नहीं दिया है, कोई नकदी नहीं दिया है, तुम्हारी माँ ने कुछ जहेज नहीं दिया है। दोस्तों, नैन्सी बहुत गरीब घर की लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक बहुत अमीर घर में हुआ था, इसीलिए ससुराल के लोग अक्सर ताना मारा करते थे और कहते थे कि तुम्हारी माँ ने कुछ जहेज का सामान नहीं दिया है। और जिस लड़के से नैन्सी की शादी हुई थी, दोस्तों, उसका पति शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था। जब घर में सभी लोग नैन्सी को ताना मारने लगती है तो शादी के बाद नैन्सी का पति अपने प्रेमिका के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा और नैन्सी को घर पर अकेला छोड़ देता है। और बाद में जब नैन्सी विरोध नहीं करती, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती है, तो दोस्तों, उसका पति उस लड़की से शादी भी कर लेता है और ये शादी लव मैरिज होती है। तो दोस्तों, शादी के बाद नैन्सी के ससुराल वाले उसको थोड़ा भी प्यार नहीं करते थे। बहू का फर्ज क्या होता है, बहू का मान सम्मान घर में क्या होता है, बहू की अहमियत क्या होती है, वो लोग समझते ही नहीं थे। इसको नौकरानी की तरह घर में रखते थे, काम करवाते थे, जैसा कि नैन्सी कोई घर की नौकरानी हो, न कि उस घर की बहू हो। इस तरह से उनके साथ व्यवहार और रवैया इख्तियार किया जा रहा था। तो नैन्सी जैसे तैसे करके अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन नैन्सी का पति नशे में आता है और उसको खूब पिटाई करने लगता है। तो उस दिन नैन्सी और उसके पति के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो नैन्सी का पति नैन्सी को घर से धक्का मार कर निकाल देता है। उसके बाद दोस्तों, नैन्सी को तलाक भी दे देता है। तो नैन्सी अपनी माँ के पास चली जाती है। उस वक्त नैन्सी की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनके पास अब इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी लड़की की दूसरी शादी कर सके। उनके पास दान जहेज देने के लिए पैसा नहीं था और जो नैन्सी के पिताजी थे, उनका बहुत पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। अब वो भी इस दुनिया में नहीं थे और नैन्सी का कोई भाई बहन भी नहीं था। सिर्फ नैन्सी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इकलौती संतान थी। तो दोस्तों, तलाक के बाद नैन्सी सोचती है कि अब मेरे जीवन में जो भी कुछ है सिर्फ मेरी माँ है, इसलिए कि पिता तो पहले ही गुजर गए हैं और भाई बहन पहले से है नहीं। अब जो भी जीवन बच गया है वो सिर्फ एक माँ है। अब मैं उसी की सेवा करूंगी और उसके साथ रहूंगी। नैन्सी अपने मन में ये बात सोच लेती है और ठान लेती है कि कभी भी जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगी और पूरा जीवन भर अपनी माँ की सेवा करूंगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके साथ थोड़ा बहुत गलत होता है उसके साथ किस्मत और समय भी बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, एक दिन नैन्सी को पता चलता है कि उसकी माँ चंद्रावती को बहुत संगीन बीमारी हो गया है। तो नैन्सी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। बड़े मुश्किल से उनके दवाई का खर्चा निकालती थी और घर का खर्चा निकाल पा रही थी। तो दोस्तों, नैन्सी बचपन से ही भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी और उसके घर के बगल में एक शिव जी का मंदिर था। वहाँ रोज जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी और मंदिर
मंदिर की साफ सफाई करती थी। एक दिन नैन्सी भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं इस बार सावन में कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाऊंगी और कांवड़ियों की सेवा करूंगी। इस तरीके से मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ के सामने मन्नतें मांगती है। दोस्तों, जब सावन शुरू हो जाता है तो सुल्तानगंज से देवघर वाले रास्ते पर नैन्सी एक छोटा सा सेवा शिविर लगाती है और कांवड़ियों की सेवा करती है। उसके पास जो भी था वो कांवड़ियों को दे रही थी। किसी को चाय पिला रही थी तो किसी को पानी पिला रही थी तो कभी किसी को खिचड़ी खिला रही थी। दोस्तों, जितने भी कांवड़िया चल रहे थे सबके लिए कुछ न कुछ मदद कर रही थी। उन्हीं कांवड़ियों के बीच में एक लड़का था जो मुंबई से पहली बार जल चढ़ाने के लिए आया था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो संकल्प लिया था कि मैं बाबा बैजनाथ धाम पैदल चलकर जाऊंगा, गाड़ी से नहीं जाऊंगा। इसलिए दोस्तों वो पैदल यात्रा कर रहा था और उसके पीछे पीछे उसके फॉर्च्यूनर गाड़ी उसके सिक्योरिटी गार्ड चला रहे थे। उस वक्त शाम होने वाली थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक मौसम खराब होता है और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है तो सभी कांवड़िया इधर उधर छुपने के लिए भागने लगते हैं। तो ये लड़का नैन्सी के सेवा शिविर में पहुंच जाता है और सोचता है कि जब थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तब मैं यहाँ से आगे निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, बारिश से बचने के लिए दौड़ते हुए जब सेवा शिविर के पास जाता है तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है तो उसके पाँव में मोच आ जाती है। कुछ कांवड़िया दौड़ कर आते हैं, उसको उठाते हैं तो ये लड़का जाकर सेवा शिविर में बैठ जाता है। तभी दोस्तों नैन्सी दौड़ते हुए आती है और कहती है कि आप कैसे गिर गए हैं, आपको चोट तो नहीं लगी है। फिर दोस्तों नैन्सी बहुत अच्छे तरीके से उसके पैरों को साफ करती है। उसके कपड़ों पर मट्टी लगा हुआ था, उस मट्टी को भी खूब अच्छे तरीके से वो हटा देती है। उसके पैरों को मालिश करती है, मलहम लगाती है, पट्टी भी लगा देती है और उसके पैरों को ठीक कर देती है। ये लड़का नैन्सी को कुछ पैसा देता है और कहता है कि तुम मेरी जान बचाई हो, मेरी सेवा की हो, ये पैसा लो, रख लो, तुम्हारे काम आएगा क्योंकि तुम सेवा शिविर चला रही हो तो इस पैसे से कांवड़ियों की सेवा कर देना। लेकिन दोस्तों नैन्सी पैसा लेने से साफ साफ मना कर देती है, साफ साफ वो इनकार कर देती है और नैन्सी कहती है कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी, अगर आप चाहे तो कांवड़ियों की सेवा कर सकते हैं, जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि लड़का पहली बार देख रहा था कि कोई गरीब लड़की पैसा लेने से मना कर रही है। फिर ये लड़का कुछ बोलता नहीं है, पैसा अपने पॉकेट में रख लेता है और कांवर उठाकर वहां से बाबा बैजनाथ धाम के लिए निकल जाता है। दोस्तों कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लड़का बाबा बैजनाथ धाम पहुंच जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाता है और दोस्तों वहीं पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर 5 मिनट तक अपनी आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान करता है। तभी उसके मन में अचानक नैन्सी की बातें याद आने लगती हैं, नैन्सी का चेहरा याद आने लगता है। तो ये लड़का अपने मन में सोचता है कि एक गरीब लड़की जो एक छोटा सा सेवा शिविर चला रही है और उसी में हजारों श्रद्धालुओं का सेवा कर रही है, तो लड़का भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि भगवान भोलेनाथ वो लड़की चाहे जैसी भी हो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी न हो, उसके रास्ते में कोई रुकावट न हो, वो जो भी काम कर रही है वो काम सही से हो जाए। यानी कि दोस्तों ये लड़का नैन्सी के लिए भगवान से दुआ करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि नैन्सी अपने जीवन में आगे बढ़े और खुश रहे। जब जल चढ़ाने के बाद वहाँ से अपने घर की तरफ लौट रहा था तो दोस्तों फिर से रास्ते में नैन्सी को देख लेता है। उस वक्त नैन्सी एक बुजुर्ग आदमी को जो लाचार और मजबूर थे उनके पैरों को मालिश कर रही थी। तो ये लड़का अपने कर्मचारियों से कहता है कि वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसके घर के बारे में पता करो। तो दोस्तों वो लोग पता करते हैं। तो ये लड़का नैन्सी के घर पहुंच जाता है तो देखता है कि नैन्सी की मम्मी जो बूढ़ी हो चुकी है वो चारपाई पे वो खटिया पर सोई हुई है और बहुत ज्यादा बीमार है। दोस्तों जब ये लड़का नैन्सी की मम्मी के पास जाता है यानी कि चंद्रावती के पास जाता है तो उनसे हाल चाल पूछता है, नैन्सी के बारे में पूछता है कि नैन्सी इस तरीके से सेवा क्यों लगाती है, उसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई है। तो दोस्तों चंद्रावती देवी कहती है कि बेटा देखो मेरी हालत जैसी भी है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारी बेटी की शादी हुई थी, मैं उसकी शादी की थी लेकिन उसका पति उसको छोड़ दिया है। वो मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से सेवा शिविर लगाती है, कांवड़ियों की सेवा करती है ताकि भगवान उसके साथ भला करे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर लड़का बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि नैन्सी किसी अमीर घर से नहीं थी, बहुत गरीब घर की रहने वाली थी।
और इतना होने के बावजूद भी, यानी कि गरीब होने के बावजूद भी कांवड़ियों की सेवा कर रही थी। तो दोस्तों इस बात से लड़का बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, बहुत ज़्यादा उसका चिंता और फिक्र उसके दिलो दिमाग में आता है। नैन्सी के गांव में एक अस्पताल था, तो लड़का अस्पताल में जाता है और वहाँ के डॉक्टरों से मिलता है और उनके हाथों में 2 से 5 लाख रुपया रख देता है और कहता है कि आपके गाँव में जो चंद्रावती देवी रहती है उनका इलाज आप अच्छे से करिएगा और जो भी पैसा खर्चा होगा मैं आपको दूंगा, लेकिन आप उनका इलाज सही तरीके से सही ढंग से कीजिएगा। तो दोस्तों जब ये लड़का पैसा देता है तो चंद्रावती का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब महंगी महंगी इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, नई नई दवाई देना शुरू कर देते हैं और चंद्रावती की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है। नैन्सी एक दिन डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ का इलाज करने के लिए आपको कौन बोला है, आपको पैसा कौन दे रहा है? तो डॉक्टर साहब कुछ बताने से इनकार करते हैं। वो इस बात को टाल मटोल करके बात को आगे निकाल देते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की मदद से कोई मिल गया है जो तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहता है। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता रहा और होते होते चंद्रावती देवी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। तो नैन्सी एक दिन फिर डॉक्टर से मिलता है और पूछती है कि डॉक्टर साहब आपको मेरी कसम है, आप बताइए कि आप मेरी माँ का इलाज कैसे करते हैं, कौन पैसा देता है? तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता देते हैं कि मुंबई का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम दयाल साहू है। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बहुत सारे कंपनियां चलते हैं। वही तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसा दिया था और बोला था कि उनके इलाज में कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से उनको इलाज करके स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों जब ये बात नैन्सी को पता चलता है तो नैन्सी सोचने लगती है कि वो लड़का कौन है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो लड़का तुमसे सावन के मेले में मिला था, लेकिन वो मुझसे बोला था कि मैं ये बात तुमको नहीं बताऊंगा। दोस्तों तब जाकर नैन्सी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो सेवा शिविर में मुझे मिला था और मैं उसकी मदद की थी। नैन्सी कहती है कि डॉक्टर साहब उसका मोबाइल नंबर आपके पास है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ उनका मोबाइल नंबर मेरे पास है। तो नैन्सी उनका नंबर लेती है और फोन मिलाती है, उससे बात करती है। तो दोस्तों वो मोबाइल नंबर उस लड़के का नहीं था, बल्कि वो मोबाइल नंबर उसके सिक्योरिटी गार्ड का था। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैडम वो तो अभी यहाँ पर नहीं है। तो नैन्सी उनकी कंपनी का पता नोट कर लेती है, उस गार्ड से पूछ लेती है और फिर ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाती है। और जब ऑटो रिक्शा वाले को एड्रेस बताती है तो दोस्तों वो फौरन पहचान जाता है और कहता है कि मैडम ये तो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनका एड्रेस तो आपको कोई भी बता सकता है, उनका एड्रेस इलाके में इस शहर में कौन नहीं जानता है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, छोड़ देता हूँ उसके कंपनी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लड़के की कई सारी कंपनियां चलती थी, उसके पिताजी चलाते थे। जब ऑटो रिक्शा वाला वहां पर लेकर जाता है और जब नैन्सी कंपनी के गेट पर पहुंच जाती है तो दोस्तों वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो नैन्सी को रोक देता है, अंदर आने से मना कर देता है। तो नैन्सी कहती है कि मुझे दयाल साहू से मिलना है, मुझे बस थोड़ा सा बात करना है, फिर मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तभी दोस्तों मर्सिडीज कार से उसी वक्त वो लड़का अपनी कंपनी से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वो नैन्सी को देख लेता है। तो उस वक्त नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान थी। जब नैन्सी को देखता है तो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो कांवड़ यात्रा में मुझसे मिली थी और कांवड़ियों की सेवा कर रही थी। तब तक दोस्तों नैन्सी भी उसको पहचान जाती है और पहचान कर दौड़ कर उसके पास आती है, उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। तो दयाल साहू कहता है कि देखो तुमने भी तो अपना फर्ज निभाया था, तुम भी तो मेरी मदद की थी, तो मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूँ और तुम्हारी माँ का सेवा कर रहा हूँ, और तुम्हारी माँ का सेवा से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस दिन मैं कांवड़ियों की सेवा नहीं कर पाया था, इसीलिए आज तुम्हारी माँ का सेवा कर रहा हूँ और इससे बढ़कर जीवन में कोई सेवा नहीं हो सकता। अब दोस्तों इस बात को सुनकर नैन्सी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दयाल साहू ये भी कह देता है कि देखो उस दिन मैं तुम्हारे घर पर गया था तो तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हारा पति तुमको घर से निकाल दिया है, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तभी दयाल साहू कहता है अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो हमारी कंपनी में जगह खाली है, तुम काम कर सकती हो। तो नैन्सी कहती है कि मेरी माँ घर पर अकेली रहती है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों ये कहता है मैं तुम्हारी माँ को अकेले छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर नौकरी करो और अपनी माँ को भी यहाँ पर बुला लो। इस बात को सुनकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है। नैन्सी कहती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा,
मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो दयाल साहू अपनी कंपनी के मैनेजर से बात करते हैं और नैन्सी को एक अच्छे से काम पर लगा देते हैं और एक अच्छा सा कमरा भी दिलवा देते हैं रहने के लिए। और कुछ दिन के बाद नैन्सी की मम्मी भी वहाँ पर आ जाती हैं, वो भी नैन्सी के साथ रहने लगती है और फिर उस दिन के बाद से नैन्सी उस कंपनी में काम करने लगती है और बड़े प्यार से हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी नैन्सी उसी कंपनी में काम कर रही है और उसको काम करते करते आज 4 साल बीत चुका है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि आज से 1 साल पहले ही नैन्सी की माँ का देहांत हो गया था उसी बीमारी की वजह से। तो अब नैन्सी अकेले रहती है, अकेले ही अपनी जिंदगी को जीती है। तो दोस्तों क्या दयाल साहू को नैन्सी से शादी कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों नैन्सी अब एकदम से अकेली पड़ चुकी है और किसी भी तरह अपना नौकरी करती है, अपना जीवन चलाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। बहुत लंबा होता है ये वाला स्क्रिप्ट, ये न्यूज़ नहीं था।